हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीपीयू एंड रजिस्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं ब्रेन की तरह कंप्यूटर के लिए, जो कि कंप्यूटर के जितना भी प्रोसेसिंग होता है डेटा से रिलेटेड, डेटा को इनपुट लेना, आउटपुट लेना, उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करना, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। हम कंप्यूटर को अगर एक तरीके से कंसिडर करें ह्यूमन बॉडी की तरह, तो ह्यूमन बॉडी में बिना ब्रेन के ब्रेन डेड हो जाएगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर सीपीयू वर्क करना बंद कर देता है तो कंप्यूटर भी कुछ भी काम नहीं कर पाता है। Even CPU is responsible for controlling the other components of the computer system. यहाँ पर CPU सिर्फ computations परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए ही नहीं है, बल्कि जो दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए सीपीयू का ही काम लिया जाता है। जिस प्रकार ब्रेन हमारे हाथ किस तरीके से मूव करेंगे, आंखें की पलकें किस तरीके से मूव करेगी, हम बोल रहे हैं, वर्ड्स क्या निकल रहे हैं ये भी हम सोच रहे हैं, हमें पैर हिलाना है, ये सभी चीजें कंट्रोल करने का भी काम किसका होता है? ब्रेन का। ब्रेन सिर्फ हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सब के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की भी फंक्शनैलिटी को देखता है। उसी प्रकार सीपीयू भी यहाँ पर कंप्यूटर के कंप्यूटिंग के भी देखता है और साथ में सभी कंपोनेंट्स के सही तरीके से फंक्शनैलिटी और वर्किंग होता रहे उसके पर भी ध्यान देता है। यहाँ पर हमारे पास सीपीयू का एक डायग्राम रहता है जिसमें सीपीयू में हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, वो होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स। इसी में हमारे पास जो इनपुट आता है उसी पर वो सब कुछ परफॉर्म करके आउटपुट यूजर को देता है यूजिंग मेमोरी यूनिट, मेमोरी का यूज करते हुए। तो यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने आपको फुल फॉर्म बोला है कंप्यूटर का, ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर्स का। हमारे पास जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स रहते हैं, इवन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स होता है, उनमें भी सीपीयू मेन चीज ही होती है। क्योंकि मैंने आपको जब सुपर कंप्यूटर्स का डेफिनेशन समझाया था तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सीपीयूज जो कि पैरेलली वर्क करते हैं। सीपीयू यहाँ पर हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है, दैट मीन्स मैंने आपसे जो एग्जांपल शेयर करा था 5 + 7 = 12, जिसमें हमारे पास इनपुट थे 5 और 7। तो ये इनपुट किस तरीके से आएगा, इनपुट यूनिट के डिवाइसेस को किस तरीके से वर्क करना है, फिर उसके बाद इनके ऊपर क्या कैलकुलेशन परफॉर्म होना है, फिर उसके बाद इस पूरे कैलकुलेशन का जो आंसर है वो किस तरीके से हमें आउटपुट यूनिट को यूज करके दिखाना है, यूजर को शो करना है, ये सभी चीजें हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही देखता है। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है, इसी की वजह से हमारे पास कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम फुली अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है वो सीपीयू के कारण ज्यादा अच्छा होता है, फास्ट होता है। हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम सीपीयू ही कर रहा होता है। और जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, उनको भी वो फुली तरीके से पोटेंशियली तरीके से वो उसे अपने एक्सट्रीम लेवल पे, ताकि आउटपुट जो जनरेट हो वो फास्टर हो, एक्यूरेट हो, इसीलिए इन्हीं सब चीजों के लिए परफॉर्मेंस हमारा अच्छा करता है सीपीयू कंप्यूटर का। नेक्स्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट देता है। दैट मीन्स आपने अगर अभी देखा हो आपके मोबाइल्स के अंदर, तो आपके मोबाइल्स में अगर आप एंड्रॉइड वर्जन्स अलग अलग होते हैं तो हमारे पास जो मोबाइल में भी एक सीपीयू टाइप का प्रोसेसर रहेगा, वो एंड्रॉइड के सभी वर्जन्स को सपोर्ट करता है। आपके जितने भी पुराने वर्जन है उन सबको सपोर्ट करेगा अगर एग्जिस्टिंग आपके पास वर्जन का मोबाइल सेटअप है। तो दैट मीन्स वो यहाँ पर हर तरीके के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट देने के लिए तैयार है सीपीयू। हमारे जो विंडोज होते हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, उन सभी के वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी सीपीयू देता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो रहता है हमारा रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी। सीपीयू हमें एक एक्यूरेट आंसर जनरेट करके देता है क्योंकि उसके पास अलग अलग यूनिट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है,
अलग अलग रजिस्टर्स का सेट होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इन सब के कारण वो हमें एक रिलायबल आंसर देता है, और साथ में हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, ऐसे किसी प्रोग्राम की हम बात करें जो कि कंटिन्यूसली रोज रन करना है, तो उसमें भी हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे सीपीयू के। सीपीयू मेनली 4 ऑपरेशंस पे रन करता है। पहला ऑपरेशन होता है हमारे पास फैच। पहला ऑपरेशन होता है हमारे पास फैच। फैच का मतलब होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फैच कर रहे हैं, यूजर ने जो दिए हैं। यहां पर अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास यूजर से जो इंस्ट्रक्शंस आए थे, वो इंस्ट्रक्शंस ये थे कि 5 और 7 को ऐड करना है। दैट मीन्स उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू ने फैच किया यूजर से मेमोरी के थ्रू। यूजर सबसे पहले वो सारे इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस को देता है, इनपुट डिवाइस उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट में सेव करता है, फिर उसके बाद सीपीयू वहां से मेमोरी यूनिट से वो इंस्ट्रक्शंस फैच करता है। नेक्स्ट यहां पर जो हमारे पास रहता है मेजर ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन रहता है, वो होता है डिकोड का। डिकोड करने का मतलब ये होता है जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस फैच करे हैं यूजर से, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को सिस्टमैटिकली पहले तो अरेंज करना कि वो इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से, किस प्रायोरिटी वाइज हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सभी चीजें डिकोड करने का मतलब हुआ। कि डिकोड का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस किसी और लैंग्वेज में आए, उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करना है हमें, तो डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म डिकोड के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है वो होता है एग्जीक्यूट पार्ट। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है एग्जीक्यूट पार्ट। एग्जीक्यूट पार्ट पे जो हमने इंस्ट्रक्शंस डिकोड करे थे, अब हम उस पर कंप्यूटेशंस, जो भी हमारे कैलकुलेशंस है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होता है सीपीयू का, वो होता है स्टोर करने का। स्टोर करने का ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमने फैच करा 5 और 7 सारे इंस्ट्रक्शंस फैच करे, उन्हें हमने डिकोड करा कंप्यूटर लैंग्वेज में। डिकोड करने के बाद हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करा, 5 और 7 का ऐड करा। उसके बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो हमने स्टोर करा हमारे मेमोरी के अंदर। तो मेन 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे सीपीयू के: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। सो हमारा जो सीपीयू का स्ट्रक्चर रहता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट एएलयू बोलते हैं। और हमारे पास सीयू रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, वो सब मिलकर इन 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारे सीपीयू का स्ट्रक्चर। सीपीयू के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम इन शॉर्ट एएलयू भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का, और ये क्या परफॉर्म करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हुआ? जिस तरीके से हमने ये डेटा यूजर से लिया 5 और 7, उसके ऊपर हमने ऐड परफॉर्म करा, एडिशन परफॉर्म करा, तो ये एक प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड, दैट मीन्स हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं। ये सभी जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कंपैरिजन करवा रही हूं कि 5 इज लेस देन 7, तो इसका आंसर मुझे ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा। कि अगर 5 7 से बड़ा है, 5 7 से छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा ट्रू। और अगर मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया होता, तो उस केस में आ जाता मेरे पास आंसर फॉल्स। तो ये क्या हो गए? लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, जिसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। दैट मीन्स मैं यहां पर ये भी चेक कर सकती हूं इस तरीके से। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू होता है हमारे पास। अगर हमें पता करना है 5 इक्वल्स टू 5 है, तो अगर ऐसा है तो ट्रू आंसर होगा। 5 इक्वल्स टू 6 लिखेंगे तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और इसके अलावा आपने अगर 11th 12th में पढ़ा है लॉजिक गेट्स, तो उसमें भी हम लॉजिक गेट्स में इनपुट्स लेते हैं यूजर से। अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं, ए एंड बी, और दोनों इनपुट में हमारे पास जो 0 0 1 1 0 1 0 1,
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अगर हम उसमें और गेट लगाते हैं, दैट मीन्स और लॉजिक गेट और ऑपरेशन कर रहे हैं, उस केस में 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 1 होगा। दैट मीन्स दोनों में से कोई अगर एक भी हाई होता है इनपुट, तो हमारा आउटपुट भी हाई होता है। ये भी क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो आपने ऑलरेडी आपके स्कूल्स में पढ़े होंगे। और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, ये सभी टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस भी ALU यूनिट ही परफॉर्म करता है। So basically, arithmetic logic unit is a combination of arithmetic unit and logic unit, which is used to perform an arithmetic calculations on the input data and logical operations on the input data. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हमारा कंपोनेंट CPU का, वो होता है कंट्रोल यूनिट। अभी हमने जो भी अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट में जिस प्रकार की कैलकुलेशंस परफॉर्म करे, उनके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस की तो जरूरत पड़ी होगी। हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आप 5 ले इनपुट, आप 7 ले इनपुट, उन दोनों को ऐड करें। इन सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हमें कंट्रोल्स की जरूरत है। डेटा और इंस्ट्रक्शन के फ्लो के लिए कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉपरली फ्लो चलता रहे डेटा और इंस्ट्रक्शंस का, उनके लिए भी हमको चाहिए रहता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका बेसिक काम क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहां पर कहीं भी हमारा CPU रन करना, काम करना ना बंद करे, नहीं रुके, उस बात का ध्यान रख रहा है हमारा कंट्रोल यूनिट। वो प्रॉपरली ध्यान रख रहा है कि इनपुट डिवाइस टाइम पर जब उसने यूजर से लिया है इनपुट डेटा लिया है, उस पर क्या एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, किस तरीके से फैच करना है, इन सभी चीजों को, इन सभी गतिविधियों को भी कंट्रोल करने का एक तरीके से आप समझ ले मैनेजर टाइप का काम भी यहाँ पर CPU कर रहा है। और उसका काम कौन संभालता है, कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है स्ट्रक्चर में CPU के, वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट का भी पार्ट है और CPU का भी पार्ट है। हम रजिस्टर्स को मेमोरी यूनिट में भी पढ़ेंगे और हम उन्हें CPU यूनिट में भी पढ़ रहे हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स इज यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU। रजिस्टर्स यहाँ पर यूज होते हैं इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, डेटा को ट्रांसफर करना, इन सभी काम को इमीडिएटली अभी एग्जीक्यूशन के टाइम पर। दैट मीन्स अभी कंप्यूटर रन कर रहा है 5 + 7 = 12। तो इन सभी चीजों के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना, फिर उनको स्टोर करना, उन्हें मेमोरी में सेव करना, डेटा को ट्रांसफर करना, अगर हम इस रिजल्ट को कहीं ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब काम चल रहा होता है उस टाइम पर हम यूज करते हैं रजिस्टर्स का, इन सभी चीजों को स्टोर या ट्रांसफर करने के लिए। सो बेसिकली रजिस्टर्स आर स्पेशल पर्पस हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज एरिया फॉर होल्डिंग डेटा, एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अभी हमें यहाँ पर वर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन तो पता है, लेकिन एक नया वर्ड यूज हुआ है एड्रेस। रजिस्टर्स यहाँ पर एड्रेस को भी स्टोर करने का काम करता है। एड्रेस क्या होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारे समझने के लिए कुछ इस प्रकार से। उसमें हम यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स में हमारा डेटा सेव होता है। अभी सिर्फ ये हमारे समझने के लिए हम कर रहे हैं, इसको आप ऐसा मत सोच लीजिए ऐसे ही होता होगा। यहां पर हम अगर इंस्ट्रक्शन पहला ले रहे हैं कि इनपुट लेना है 5, तो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए उस मेमोरी में भी एक एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल उस एड्रेस का नाम हो गया 1001। फिर उसके बाद यहां पर हमने एडिशन को भी सेव करने के लिए एक और एड्रेस दे दिया 1002। 7 को सेव करने के लिए 1003 एड्रेस हो गया। तो अब जब भी कंप्यूटर इसे फिर से कॉल करेगा तो उन्हें इस डेटा को कॉल नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपली सिर्फ इस एड्रेस को कॉल कर देंगे तो वहां पे उस मेमोरी में रखा हुआ डेटा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो रजिस्टर्स सिर्फ डेटा, इंस्ट्रक्शंस को ही होल्ड करने का काम नहीं करता है, वो एड्रेस को भी होल्ड करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर, जब हम इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसीलिए CPU में रजिस्टर्स अवेलेबल रहते हैं। उसके पीछे रीजन ही यही है कि हम CPU के कंप्यूटिंग के टाइम पर, कैलकुलेशंस के टाइम पे रजिस्टर्स का यूज कर रहे होते हैं। रजिस्टर्स हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनका अलग अलग टाइप का वर्किंग होता है।
सबसे पहला टाइप होता है रजिस्टर का प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। मान लीजिए मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को नंबर दे दिया, 1 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन, 3 इंस्ट्रक्शन, 4 इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन था 5 इनपुट लेना, दूसरा इंस्ट्रक्शन था 7 इनपुट लेना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था ऐड 5 एंड 7, लास्ट इंस्ट्रक्शन था हमारे पास आउटपुट 12 शो करने का। फाइन। तो यहां पे प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, जब हमारा सीपीयू काम कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन पे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पर, तो जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस, उसका मेमोरी लोकेशन सेव करके रखना का काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। दैट मीन्स इस इंस्ट्रक्शन का, सेकेंड इंस्ट्रक्शन का होल्ड करके रखने का काम होता है पीसी इन शॉर्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर का। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिकली और फास्ट वे में हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा होता है। सो प्रोग्राम काउंटर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसर इन सम कंप्यूटर्स एंड it keeps the track of next memory address of the instructions to be executed once the execution of the current instruction is completed. यहां पर हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है, मेमोरी को लोकेशन होल्ड करके रखता है, जब तक ये जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये हमारा काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। नेक्स्ट जो रजिस्टर होता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, और इन शॉर्ट हम उसे एसी भी बोलते हैं, एसी रजिस्टर भी बोलते हैं। दिस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट्स दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। इन रजिस्टर्स का काम होता है हमारे रिजल्ट्स को स्टोर करने का। दैट मीन्स ये जो 12 है ये स्टोर हो जाएगा हमारे एसी में, एक्यूमुलेटर में। When the CPU will generate some results after the processing of them, that result will be stored in this AC register. बस इतना ही काम होता है हमारे एक्यूमुलेटर का, और या फिर जो भी हमें समझना चाहिए वो यही काम है एक्यूमुलेटर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। It is used to store instruction currently being executed. IR इन शॉर्ट हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, और इसका काम होता है हमारे पास जो करेंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसे स्टोर करके रखने का, उसे सेव करके रखने का। तो यहाँ पे पीसी क्या था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन को सेव करके रखने के लिए। IR है हमारे अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सेव करके रखने के लिए। AC क्या है हमारा, जो रिजल्ट एग्जीक्यूशन के बाद आया था उसे स्टोर करने के लिए। ये मेन 3 थे हमारे रजिस्टर्स। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं मेमोरी से रिलेटेड रजिस्टर। पहला रजिस्टर होता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। This register is used to access data and instruction from the memory during the execution phase of the instruction. Suppose CPU wants to store some data in the memory or to read the data from the memory, it uses MAR for this process. इसे हम in short MAR भी बोलते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, जो भी हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रन हुए, जो भी यहाँ पे इनपुट डेटा लिया गया, जो भी हमें आउटपुट डेटा दिया गया, उन सभी के मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो मेमोरी रजिस्टर होता है वो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। पहला हमने पढ़ा है MAR, उसका काम है हमारे सभी इंस्ट्रक्शंस और डेटा के एड्रेसेस को होल्ड करने का। याद करना बहुत इजी है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दैट मीन्स वो एड्रेस होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम और रिटर्न इन द मेमोरी। यहाँ पर जो भी कंटेंट हमारा डेटा का या फिर इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसफर हुआ है, स्टोर हुआ है या फिर लिया गया है, जिसको हम कंप्यूटर्स की भाषा में रीड और राइट कहते हैं, मेमोरी से, उन सभी चीजों को मेमोरी बफर रजिस्टर में हम सेव करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर, जब सीपीयू रन कर रहा होता है तब। सो दिस इज MBR, शॉर्ट में हम उसे MBR बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों में, मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर में, लेकिन मेमोरी बफर रजिस्टर तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या है। मेमोरी डेटा रजिस्टर भी उसका वर्किंग कुछ तरीके से मेमोरी बफर रजिस्टर की तरह होता है।
यहाँ पर जो मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है वो होल्ड करता है हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि मेमोरी से लिया गया है या फिर मेमोरी को दिया गया है। अभी यहाँ पर मेमोरी बफर और एड्रेस रजिस्टर का दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि जो डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है वो कंप्यूटर स्टोरेज की बात करी जा रही है। यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो सीपीयू का डेटा है जो हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कर रहे हैं उस मेमोरी की बात नहीं करी जा रही है। जो हमारे पास रैम है, रोम है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, इन सभी चीजों से, इन सभी जो मेमोरी डिवाइसेस है, मेमोरी यूनिट्स है हमारे पास, उन सब से डेटा रीड और राइट करने का काम करता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये थे हमारे 3 मेमोरी रजिस्टर्स। पहला था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दूसरा था मेमोरी बफर रजिस्टर, तीसरा था मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में हमने 6 टाइप के रजिस्टर्स पढ़े, और भी रजिस्टर्स होते हैं, बट अभी हमारे जो जानने के लिए, अभी सीपीयू को जानने के लिए हमें रजिस्टर्स की जरूरत थी वो ये थी, जिसमें हमने पढ़ा है आईआर हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पीसी हमारा प्रोग्राम काउंटर, एसी एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो दिस इज सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन।